हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हैप्टिक स्टडी चैनल पे। आज हम चैप्टर नंबर 11 प्रकृति की अमूल्य संपदा का इस चैप्टर का पार्ट 2 करने जा रहे हैं। जो पार्ट 1 है वो मैंने आपको करा दिया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप प्लीज़ उसको देख लीजिएगा। पार्ट 1 में हमने वायु और जल के बारे में पढ़ा था। पार्ट 2 में अब हम पढ़ेंगे कि जो सूर्य से ऊर्जा है, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जिसको आज हम पढ़ेंगे। तो आइए बच्चों, हम शुरू करते हैं। भूमि और सूर्य दोपहर की कड़ी धूप वाले दिन अज्जी को मिर्च सुखाने में सहायता कर रहे थे। अज्जी ने कहा, हम इन्हें सुखाने के लिए सूर्य की गर्मी का उपयोग करते हैं। जब ताज़ा मिर्च उपलब्ध ना हो तो हम सूखी मिर्च का उपयोग कर सकते हैं। मैं आपको घर ले जाने के लिए भी कुछ सुखाई हुई मिर्च दूंगी। क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है? सभी पौधे और जंतु इसी पे, सूरज पे ही क्या है, डिपेंड है। हम विभिन्न कार्यों के लिए सूर्य की ऊष्मा, गर्मी और प्रकाश का उपयोग करते हैं। अब कौन कौन से वो काम है जिनके लिए हमें इनकी ज़रूरत होती है? तो भूमि हमारे जीवन में सूर्य से ऊष्मा, प्रकाश के उपयोग को दिखाने के लिए कुछ चित्र बनाती है। क्या आप कुछ अन्य उदाहरण के साथ भी इनकी सहायता कर सकते हैं? देखिए ये चित्र बनाए इन्होंने, जहाँ पे सूरज का रोशनी का यूज़ किस लिए किया जा रहा है? पेड़ के लिए किया जा रहा है, जिसके थ्रू क्या करते हैं ये अब प्रकाश संश्लेषण करते हैं, खाना बनाते हैं अपने लिए, कपड़े सुखाने का काम होता है, और भी अन्य काम है जिससे सूरज की रोशनी से किए जाते हैं। वो आपको यहाँ पर लिखना है। तो आप बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में कि सूरज की रोशनी से कौन कौन से और अन्य काम किए जाते हैं। एक दिन दोपहर में भूमि और सूर्य अज्जी के घर के पास के एक मैदान से गुजरते हैं, जहाँ उन्हें घास चलती हुई गाय दिखाई देती है और वे सूर्य को ऊर्जा का मुख्य स्रोत होने की बात कर रहे होंगे। आगे दिए गए वार्तालाप को ध्यान से देखिए। इस गाय को देखो, ये घास खा रही है और उसे ऊर्जा प्राप्त कर रही है। नहीं, मुझे लगता है कि इस गाय को ऊर्जा सूर्य से मिल रही है, ये बोल रहा है। गाय धूप में खड़ी है, परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि इसे ऊर्जा मिल रही है सूरज से। गाय घास खा रही है और घास को बढ़ने के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। अतः ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य है, और इस प्रकार गाय को सूर्य से ऊर्जा प्राप्त होती है। तो सूर्य का प्रकाश पौधों को भोजन तैयार करने में भी क्या करता है? हेल्प करता है। जो अभी हमने देखा, सबसे पहला यूज इसका यही किया जाता है, जिसके थ्रू क्या करते हैं, पेड़ पौधे खाना बनाते हैं। सूर्य पृथ्वी पर सभी सजीव को ऊष्मा, गर्मी, प्रकाश भी प्रदान करते हैं, और ये ऊर्जा का क्या है, मुख्य स्रोत है। भारत में अनेक परिवारों में सूर्य के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए सुबह सुबह सूर्य को जल भी चढ़ाते हुए आपने देखा होगा, सूर्य को जल अर्पित करते हुए। क्या आपने छत, विद्युत के खंभों के ऊपर ये ट्रैफिक सिग्नल पर सौर पैनल देखे हैं? देखिए जैसे ये लग रहे हैं सौर पैनल, चित्र में दिखाए गए ये रहे। इनका भी यूज़ होता है। सौर पैनल का यूज़ किस लिए किया जाता है? सौर ऊर्जा को इकट्ठा करने के लिए और उससे बिजली बनाने के लिए किया जाता है। सूर्य से जो प्राप्त ऊर्जा होती है उसका उपयोग सोलर कुकर में खाना बनाने अथवा सौर ऊर्जा जल ऊष्मक में भी जल को गर्म करने के लिए भी किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपको सौर ऊर्जा का उपयोग दिखाया गया है। सूरज के बिना पृथ्वी पर जीवन की कल्पना ही नहीं कर सकते। पृथ्वी पर सूर्य ही ऊर्जा का मेन स्रोत है। पौधे सूर्य से प्राप्त ऊर्जा द्वारा भोजन बनाते हैं। विभिन्न जीव जंतु पौधों को खाते हैं और विकसित होते हैं। हम पौधों और जीव जंतु दोनों से भोजन प्राप्त करते हैं। पृथ्वी पर ये चक्र सूर्य के कारण ही हो पाता है। अतः हम सभी ऊर्जा के मुख्य स्रोत सूर्य पर निर्भर हैं। और विभिन्न प्रकार के पौधों और जीव जंतु कहाँ पाए जाते हैं, आइए इनको देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है? वन, जिसे हम जंगल भी कह सकते हैं। एक सुबह अज्जी सैर के लिए भूमि और सूर्य को जंगल में ले जाती है। वहाँ उन्हें विभिन्न प्रकार के पौधे, झाड़ी, वृक्ष दिखाई देते हैं। अज्जी बताती है कि वन विभिन्न प्रकार के पौधों की संघनन वृद्धि वाले बड़े क्षेत्र होते हैं, जहाँ पे अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। उसको हम वन कहते हैं। और रास्ते में वे भूमि पर गिरे हुए कुछ नीली काई, यानी कि कन्नड़ में आंवले का नाम, इकट्ठा करते हैं। अज्जी उन्हें बताती है कि हमारे गांव में पेड़ों से फल न तोड़ने की परंपरा। देखिए यहाँ पे इकट्ठा करते हुए दिख रहे हैं, ये वन का आप देख पा रहे हैं।
यहाँ पे अलग अलग जानवर भी होते हैं। उन्हें पशु और पक्षियों के खाने के लिए छोड़ दिया जाता है। ठीक, क्यों? क्योंकि जो भी फल होते हैं अगर उन्हें तोड़ लेंगी तो फिर पशु और जो पक्षी होंगे वो भूखे रह जाएंगे, इस वजह से उनको छोड़ दिया जाता है। आप अपने मित्रों से भी चर्चा करके कम से कम 5 ऐसे उत्पादों की सूची बनाएं जिन्हें हम जंगलों से मिलती है, उनके नाम आपको बताने। पक्षी और कीटों सहित कई जंगली जंतुओं के लिए वन एक प्राकृतिक आवास भी है। वे उन्हें भोजन और आश्रय भी प्रदान करते हैं। प्रकृति में प्रत्येक जीव उत्तरजीविता के लिए अन्य जीवों पर निर्भर करता है। अब जीवों में विविधता प्रत्येक जीवित प्राणी के लिए भोजन सुनिश्चित करती है। पिछले कुछ वर्षों से बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई जैसे मानवीय गतिविधि के कारण वन क्षेत्र लगातार क्या हो रहे हैं? कम हो रहे हैं। कि दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है? पेड़ों की कटाई हो रही है, जिसकी वजह से अब क्या होते जा रहे हैं? आप देख पा रहे हैं कि जंगल अब धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। एक नए वन को उगाने या किसी लुप्त हुए वन को पुनः मतलब दोबारा से उसको स्थापना करने में कई वर्ष भी लग जाते हैं, क्योंकि पेड़ पौधों को बड़े होने में काफ़ी साल लगते हैं। अतः हमें नए वनों को दोबारा उगाने के लिए पर्याप्त समय देना होगा और इसके लिए हमें उनका संरक्षण भी करना होगा, उनको बचाना भी होगा। वन महोत्सव पूरे देश में जुलाई महीने में मनाया जाता है और यह 1 सप्ताह तक चलने वाला कार्यक्रम होता है। इस उत्सव के दौरान नए पौधे और पेड़ लगाए जाते हैं और वनों का सम्मान करने के लिए जागरूकता भी पैदा की जाती है। अब भारत में प्राचीन काल से ही वनों का आदर किया जाता है। पवित्र उपवनों के बारे में आप पहले ही सजीव जगत की विविधता वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। पेड़ों की कटाई को रोकने और इस प्रकार वनों को बचाने के लिए सामान्य लोगों द्वारा कई प्रयास भी किए गए थे, जिसको एक आंदोलन भी बोल सकते हैं। प्रसिद्ध चिपको आंदोलन एक ऐसा ही प्रयास था। जो चिपको आंदोलन था वो 1977 के दशक में उत्तराखंड में हुआ था। इस आंदोलन में स्थानीय महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था पेड़ों को कटने से बचाने के लिए। उन्होंने पेड़ों को घेर लिया और उनसे लिपट गई थी ताकि इन पेड़ों को काटे ना जाए। तो इसके उद्देश्य हरित आवरण को बढ़ाना था। आप भी अपने समुदाय में वन महोत्सव की योजना कर सकते हैं। भूमि और सूर्य ने जंगलों में घूमने के दौरान देखा कि जमीन पर बहुत सारी पट्टी मिट्टी में नमी दिखाई दे रही है। अज्जी ने उनको बताया कि पौधों की जड़ें मृदा को जकड़ कर रखती है और उसे बहने से रोकती है। अब पेड़ों से गिरने वाली जितनी भी पत्तियां हैं वो सड़ जाती हैं और मृदा को पोषक तत्वों में समृद्ध करती हैं और इस मृदा का उपयोग नए पौधों और पेड़ों को उगाने के लिए फिर किया जाता है। प्रकृति में ही पुनर्चक्रण का एक उदाहरण है। आइए अब हम क्या पढ़ते हैं? मृदा के बारे में अधिक जानकारी से पढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक यही है, मृदा, चट्टानी और खनिज। तो भूमि सूर्य अज्जी जंगल से घर वापस आते हैं। भूमि सूर्य कुछ सागों के पौधे लगाने के लिए बगीचे में मृदा तैयार करने में अज्जी की मदद करते हैं। अज्जी उन्हें धीरे धीरे से मिट्टी को खोदने और मिट्टी की गांठों को ढीला करने में कहती है। आप सजीव विशेषताओं का अन्वेषण अध्याय से पहले ही कर चुके हैं इनके बारे में कि पौधों के पर्याप्त विकास के लिए मृदा के कणों के बीच जगह न केवल पर्याप्त वायु प्रदान करती है बल्कि जड़ों को भी आसानी से बढ़ने में मदद करती है। भूमि सूर्य को मृदा में छोटे छोटे कंकड़, पौधे की जड़ें और कुछ केंचुए भी दिखाई देते हैं। क्या समझते हैं कि केंचुए मृदा को लटने पलटने और ढीला करने में भी हेल्प करते हैं? जब तक भूमि सूर्य अज्जी की सहायता करते हैं तो एक क्रियाकलाप देखिए। अपने घर और विद्यालय के पास आसपास के विभिन्न क्षेत्रों में मिट्टी को इकट्ठा करें और अनुमान लगाएं कि जो अलग अलग मिट्टियां हैं उसमें क्या क्या हो सकता है, मिट्टी के अंदर क्या क्या पाया जाता है और उनके बारे में आपको इसमें लिखना है। ठीक है, यहाँ पे लिखना है मृदा के बारे में अनुमान। ठीक है, नॉर्मली देखने पर आप उसमें क्या क्या देखते हैं और जो लेंस है उसका यूज़ करके अगर मिट्टी के अंदर देखते हो तो आपको क्या क्या दिखाई देता है, आपको इसके अंदर यहाँ पे लिखना है। ठीक है बच्चों, अब मृदा में बहुत सी वस्तुएं होती हैं, जैसे रेत पाया जाता है, कीड़े, कृमि भी होते हैं। इसमें कोई छोटे छोटे जीव भी पाए जाते हैं मिट्टी के अंदर, जिन्हें हम अपनी जो नॉर्मल आँखों, नग्न आँखों से नहीं देख सकते। आवर्धक लेंस के थ्रू हम उसे देख पाते हैं।
पौधे जंतु भी विघटन और क्षय के कारण मृदा का हिस्सा बन जाते हैं और विभिन्न स्थानों से इकट्ठे किए गए मृदा के नमूने अलग अलग रंगों के हो सकते हैं क्योंकि उनमें विभिन्न पदार्थ पाए जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि मृदा बनती कैसे है? मृदा का निर्माण लंबे समय में सूर्य, जल और सजीवों द्वारा चट्टानों के विघटन से होता है। तो मृदा विभिन्न प्रकार की होती है और कुछ विशेष प्रकार के पौधों को उगाने तथा कुछ भवनों हेतु ईंटें बनाने के लिए भी अच्छी होती हैं। वनों में अनेक प्रकार की मृदाएं होती हैं। मृदा एक अमूल्य संपदा है जो जैव विविधता को आश्रय भी देती हैं। आपने अपने आसपास चट्टानें देखी होंगी। चट्टानों का उपयोग घर, भवन, मंदिर, सड़क, बांध, मेज के ऊपरी भाग आदि के निर्माण में किया जाता है। स्लेट जैसे कुछ चट्टानों का उपयोग छत बनाने के लिए भी किया जाता है। लेटराइट का उपयोग ईंट जैसी निर्माण सामग्री के रूप में किया जाता है। ग्रेनाइट जो बलुआ पत्थर होता है उसका संगमरमर की कुछ चट्टानें बनाई जाती हैं। मानव ने चट्टानों का उपयोग कई हजार वर्ष पहले ही हस्त कुल्हाड़ी और तीर शीश, देखिए यहाँ पे देख पा रहे हैं ये हस्त कुल्हाड़ी है 11.8 लिखिए रहा, और ये है तीर शीश, इनका यूज करके बनाया है। देखिए छत बनाने के लिए चट्टानों को यूज किया गया और ईंट बनाने के लिए देखिए लेटराइट मिट्टी का यूज किया गया, यहाँ पे चित्र में दिखाया गया। इसके बाद संगमरमर का खनन। चट्टानें किससे बनी होती हैं? और ये खनिजों से बनी होती हैं। जो चट्टानें किससे बनती है? खनिजों है। एल्यूमिनियम, सोना, तांबा, लोहे जैसे कुछ धातु खनिज से ये प्राप्त की जाती हैं। अब खनिजों का जो किया जाता है वायुयान, कार, आभूषण, प्रसारण, विद्युत और इलेक्ट्रिक उपकरणों में किया जाता है। उदाहरण के लिए हम जिस सामान्य मोबाइल फ़ोन का उपयोग करते हैं उसके निर्माण में लगभग 1 दर्जन खनिज का उपयोग होता है, जैसे सोना, चांदी, तांबा, कोबाल्ट आदि ये खनिज हैं। हम इनके चित्र भी देख पा रहे हैं कि प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला सोने का चित्र है और प्रकृति में पाए जाने वाले कुछ खनिज हैं। चट्टानें मानव जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और इनके निर्माण में क्या होते हैं बच्चों, चट्टानों के निर्माण में कम से कम लाखों वर्ष लग जाते हैं, इसलिए उनका संरक्षण, उनको बचा के रखना जरूरी है हमारे लिए। क्या आप जानते हैं कि चट्टानों खनिजों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे लेके जाया जाता है? तो परिवहन के लिए हम जिन वाहनों का उपयोग करते हैं, मतलब चट्टानों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए जिन वाहनों को यूज़ करते हैं उनमें से अधिकांश वाहन जीवाश्म ईंधन का उपयोग करते हैं। तो हमारा जो अब नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है बच्चों वो क्या है? जीवाश्म ईंधन है। ठीक है, इस टॉपिक को मैं आपको पार्ट 3 में कराऊंगा इस चैप्टर के। आज हम बस यहीं तक रखते हैं। आई होप आपको आज के जितने भी टॉपिक कराए आपको अच्छे से समझ में आए होंगे और आपको वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो बच्चों प्लीज़ हैप्टिक स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।